एक तरफ दुनिया भर में तरक्की और शांति कायम करने के लिए भारत का दरियादिली और दोस्ताना व्यवहार और उसके रिश्ते की प्रशंसा की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू सियासत के लालच में कनाडा जैसा देश भारत से रिश्ते खराब करने पर आमादा है। हालात ये हैं कि दोनों ही देशों ने अपने अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है। अब हम आपको कनाडा से भारत लौटे भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कनाडा में ट्रूडो सरकार में खालिस्तानी गतिविधियां फल फूल रही हैं और क्या है इस खालिस्तान का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन। देखिए आज तक की फॉरेन एडिटर गीता मोहन के साथ संजय वर्मा की यह खास बातचीत। खालिस्तानी डिप्लोमेटिक टेंशन्स के बीच हमारे साथ आज तक में जुड़ रहे हैं कनाडा से लौटे हुए हमारे राजदूत संजय कुमार वर्मा। हाई कमिश्नर वर्मा, आज तक के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जानना चाहेंगे कि ये जो डिप्लोमेटिक टाइज में इतने सारे जो टेंशन्स आए हैं वो किस वजह से आए हैं? क्या जो पॉलिटिकल रीजंस है वो रीजंस है, या इन्वेस्टिगेशंस में ऐसे कुछ निकल कर आया है जिसकी वजह से कनाडा इस तरीके से भारत के साथ व्यवहार कर रहा है? देखिए, खटास आने के संबंधों में खटास आने के बहुत सारे कारण हैं और एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह ये है कि जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों को वहाँ पर और एक्सट्रीमिस्ट्स को शह मिलती चली जा रही है, जिसके कारण वह भारतीय दूतावास में, भारतीय कॉन्सुलेट्स में भारत के राजनयिकों को, भारत के अन्य पदाधिकारियों को जिस तरह से वो उनको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उन पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कोई किसी भी तरह का जो तंत्र वहाँ का है उससे किसी भी तरह का डर नहीं प्रतीत हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि हम अरसों से बताते चले आ रहे हैं कि हमारा जो कोर कंसर्न है, हमारा जो मुख्य वहाँ पर हमारे लिए मुख्य परेशानी जो है, जो हमारे राष्ट्रीय हित के लिए खराब है, उस पर भी कोई हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्शन देखा नहीं है अभी तक। इसके कारण भी संबंधों में खटास आया है और जो सबसे नज़दीकी कारण है जिसके कारण खटास आया वो दो हैं। एक तो वहाँ के प्रधानमंत्री साहब ने जो वहाँ के पार्लियामेंट में, वहाँ के संसद में अचानक जिस तरह से भारत को अपराधी घोषित कर दिया, भारत के राजनयिकों को अपराधी घोषित कर दिया, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। और उससे भी अगर आगे बढ़े उसी क्रम में, तो जिस तरह से उन्होंने भारत के उच्चायुक्त को और 5 अन्य अधिकारियों को इस खेप में पर्सोना नॉन ग्राटा, अवांछित व्यक्ति के रूप में डिक्लेयर कर दिया, यह भी अपने आप में खटास का एक बहुत बड़ा कारण है। आपको और आपके डिप्लोमेट्स को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हरदीप सिंह निज्जर के केस में नाम दिया गया है आप लोगों का। इसमें डिटेल्स क्या दिए हैं आपको? आप लोगों को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट क्यों कहा जा रहा है? क्या ऐसे कुछ एविडेंस हैं, कुछ रिपोर्ट्स में आए थे जो वियना कन्वेंशन को वायलेट करते, इसलिए आपको वो एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? वजह क्या है जहां पर जिस वजह से आपको पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट करार दिया गया है? मैंने भी इसको तलाश करने की बहुत कोशिश की गीता जी, मुझको कहीं नहीं मिल पाया कि आखिरकार वो वजह क्या है जिसके कारण वो हमें पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट मान रहे हैं और जिसके कारण उन्होंने भारत से यह आग्रह किया कि हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसको हटा ली जाए, ताकि मुझे वहाँ की जो पुलिस है, जो फेडरल पुलिस है, RCMP कहते हैं उसको, वो हमें इन्वेस्टिगेट और इंटरोगेट कर सके। इससे घटिया इल्ज़ाम और कुछ नहीं हो सकता है, इससे घटिया तरह से डिप्लोमेसी को डील करने का तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता है। पहली बात ये होनी चाहिए थी कि आप हमें ये बताते, एविडेंस देते और ये कहते कि इस तरह से आपको देखा गया है और अब आप अपना जवाब रखें। तब फिर मैं जवाब रखता या नहीं रखता ये फिर हमारी बात है, हमारे सरकार की बात है। लेकिन कम से कम जो एविडेंस, जो साक्ष्य हैं, उन्हें तो प्रस्तुत करते मेरे सामने, उन्हें भी प्रस्तुत नहीं किया। तो इल्ज़ाम लगाना तो एक तरह से ये हो गया कि हमने किसी को कह दिया कि उसने खून किया है और फिर अब उसको मैं प्रताड़ित करूंगा। ऐसे थोड़ी होता है किसी भी रूल ऑफ लॉ कंट्री में।
ये एक और खबर आ रही थी, अब आप हमें क्लैरिटी दें कि भारत ये कह रहा है कि हमने विथड्रॉ किया, यानी कि आप लोगों को वापस बुलाया गया। कनाडा कह रहा है कि हमने इनको पर्सोना नॉन ग्राटा, हमारे दर्शकों के लिए बता दें, पर्सोना नॉन ग्राटा तब होता है कोई डिप्लोमेट जब उनको उस देश से निकाला जाता है, उस देश से उनको वापस जाने को कहा जाता है। तो कनाडा ने आपको वापस भेजा या इंडिया ने आपको वापस बुलाया? मैं आपको सामयिक क्रम समझाना चाहता हूं और आपके मार्फत आपके दर्शकों को। 12 अक्टूबर जो रविवार का दिन था, सुबह मैं वहां गया उनके विदेश मंत्रालय में, वो GAC कहलाता है, ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा। और वहां जाने के बाद थोड़ी बातचीत के बाद मुझे एक कागज़ दिया गया जिसमें ये लिखा था कि मैं और मेरे 5 अन्य सहयोगी सहकर्मी ये पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं और भारत हम लोगों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को हटाए ताकि हमें इंटरोगेट और इन्वेस्टिगेट किया जा सके वहाँ की जो फेडरल पुलिस है, RCMP, उसके द्वारा। तो एक अच्छे मैसेंजर के रूप में वो खबर लेकर हम लोगों ने वापस दिल्ली भेजी। फिर दिल्ली में जो हमारे वरीयतम अधिकारी हैं विदेश मंत्रालय में, उन्होंने यहाँ के कनाडा के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे उस वक्त, उन्हें बुलाया मंत्रालय में और उन्हें समझाया कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने यह कदम उठा लिया है तो हमारे पास अब कोई भी और उपाय नहीं बचता है इसके सिवाय कि हम अपने उच्चायुक्त को, अपने हाई कमिश्नर को और उनके 5 अन्य सहकर्मियों को जो आपने नामित किया है, उन्हें भारत वापस बुला लें। और तो ये जब रिपोर्ट मैं मानता हूँ कि जब ये रिपोर्ट कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर ने अपने हेडक्वार्टर्स ऑटवा को भेजा होगा, तो ऑटवा ने ये देखा कि अच्छा भारत इसको वापस बुला रहा है। फिर उन्होंने किसी कारणवश एक नया नोट इशू किया जो डिप्लोमेटिक नोट कहलाता है, जो कि ईमेल से भेजा हम लोगों को, और उसमें ये लिखा कि मुझको और मेरे 5 अन्य सहयोगियों के जो पहले भी नामित थे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में, इन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा अर्थात अवांछित राजनयिक के रूप में वहाँ से भारत भेजा जा रहा है। और उसके लिए एक समय सीमा बनाई गई जो 29 अक्टूबर की 11:59 रात्रि थी। उसके पहले हमें निकल जाना था। अगर नहीं निकले तो फिर वहाँ का जो कानून है वो हमें डिप्लोमेट के एक तरह से ट्रीट नहीं करता। अब मुझे पता है आपके पास वक्त कम है, बस 2 सवाल और पूछना चाहूंगी। पाकिस्तान का यहाँ पर जो एस्टैब्लिशमेंट है, हम देख रहे हैं उनका बहुत हाथ है। खालिस्तानी मूवमेंट जिस देश में देखा है हमने, वहां पे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करता है, फाइनेंस करता है। यहाँ पर आपको क्या नजर आया? देखिए, जो भी हमने देखा वहाँ पर और जो भी हमारा वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा, उसमें लगता तो है कि एक इनफॉर्मल उन दोनों के बीच सहयोग है, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर होकर, सर्टेन होकर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कभी भी उसमें बहुत डीप में जाने की कोशिश नहीं किया। लेकिन अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो ये दोनों हैंड्स इन ग्लव्स हैं, इन दोनों का हाथ जो है मिला हुआ है। तो अगर उसी को हम आगे एक्सटेंड करें और यह सोचने की कोशिश करें तो कनाडा में भी ऐसा ही हो रहा होगा, जिसमें कि फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से ये खालिस्तान के जो वहाँ पर टेररिस्ट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, उनको सहयोग कर रहे होंगे। लेकिन यह मेरा मानना है, केवल मेरे पास इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि भारतीय स्टूडेंट्स जो कनाडा जाते हैं, वर्क परमिट्स आजकल मिलते नहीं हैं, तो वो ऐसे ही खालिस्तानी मूवमेंट में जाके पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं, फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, फिर असाइलम ले रहे हैं। क्या ये भी एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है कि किस तरीके से भारतीय यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है बाहर देशों में? बिल्कुल, और देशों की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कनाडा की ज़रूर बात कर सकता हूँ। और कनाडा में ये हमने बहुतेरे केसेस देखे हैं जिसमें कि देखिए, बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, बच्चे सब हमारे देश के बच्चे हैं और सब मासूम हैं। ये 18 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, ये मासूम हैं, मासूमियत लेकर वो कनाडा जाते हैं। और वहाँ जाकर जब वो एक सोच के साथ जाते हैं कि कनाडा में रहना आसान होगा, वो पैसा कमाएंगे, अपने परिवार को घर पर वापस भेजेंगे, वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन
जब वो वहाँ पहुँचते हैं, कुछ उनमें से कुछ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सभी छात्रों की यही स्थिति है, कुछ छात्र वहाँ पे जब पहुँचते हैं उनके लिए कोई भी काम करने का उपाय नहीं मिलता है। वो एक एक घर में 16-16, 17-17 बच्चे रहते हैं, उन्हें खाने की परेशानी हो जाती है। तो जब ज़िंदगी पर आती है तो वो कहीं ना कहीं से फिर ढूंढना शुरू करते हैं कि हमें मदद क्या मिल सकती है, और कई उसमें से छात्र को भटका दिया जाता है इन खालिस्तानी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, और ये छात्र फिर उनकी तरफ चले जाते हैं। ये उन्हें खाना देते हैं, पैसा देते हैं, तो लाजमी है कि वहाँ पर जाकर ये इनकी बात भी सुनेंगे। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ट्रूडो मिले हैं कुछ समय पहले, इन मामलों पर भी बातचीत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिश्ते इतने खराब हो गए कि कहीं सोशल मीडिया में कहते हैं कि कनाडा नया पाकिस्तान बन गया है। क्या कनाडा नया पाकिस्तान बन गया है, या क्या ये दो लीडर्स फिर से साथ मिलकर भारत और कनाडा के रिश्तों को ठीक कर पाएंगे? देखिए, हम लोग दो डेमोक्रेसीज़ हैं, दो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, तो और मैं एक ऐसा राजनयिक हूँ, मैं एक ऐसा डिप्लोमेट हूँ जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। मुझे भविष्य से बहुत उम्मीदें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर भारत और कनाडा के बीच का रिश्ता सुधरेगा, और हमारे प्रधानमंत्री साहब भी, मैं सर्टेन हूँ, श्योर हूँ कि वो चाहते हैं कि भारत का जो एक वैश्विक स्वरूप है, वो वैश्विक स्वरूप हर एक जगह रिस्पेक्ट के साथ देखा जाए। लेकिन उसको करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो कोर कंसर्न है, जो कनाडा में बसे हुए और कैनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, उन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। उन पर काबू पाकर वहाँ से भारत के राष्ट्रीय हित पर जो खतरा आता है वहाँ से, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हो जाता है तो मैं बगैर किसी संदेह के ये कह सकता हूँ कि कल का रिश्ता भारत और कनाडा के बीच आज के रिश्ते से बेहतर होगा, शायद वो स्वर्णिम भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पंजाब के पूर्व सीएम और सीनियर बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आज तक संवाददाता असीम बस्ती से खास बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडा से लेकर किसानों तक मुद्दे पर अपनी राय रखी है। साथ ही साथ बताया है कि कनाडा से बिगड़ते हुए रिश्तों के लिए कौन जिम्मेदार है, और सीएम भगवंत मान की सरकार में क्यों परेशान है किसान। पंजाब में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस में लंबी पारी खेली, उसके बाद बीजेपी में गए, और कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ हैं जो आज दोबारा बैक इन एक्शन नज़र आए। कैप्टन साहब, बड़े एक पॉज के बाद आप दोबारा बैक इन एक्शन नज़र आए। पंजाब भी एक्शन से बाहर नहीं था। पंजाब की और नेशनल पॉलिटिक्स की बाद में बात करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो एक बड़ा इशू है, इंडिया वर्सेस कनाडा जो इशू बना हुआ है, इंटरनल रिलेशंस जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो डाइव हुए हैं काफ़ी। किस तरह देखते हैं, जिस तरह कनाडा लगातार भारत पे आरोप लगाता है और रिसेंटली इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है कमिश्नर को और वहाँ से स्टाफ को? जी, ये तो देखिए, इट इज़ सब जानते हैं कि मिस्टर ट्रूडो जो उनके हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका काम है सब वो तो सिर्फ अब इलेक्शन आ रही है, ही वांट्स टू जॉइन ट्राई टू गेट द सिख्स मूविंग विथ हिम, एंड जो ये खालिस्तानी सिखों को है पनाह देता है, उनको यूज़ कर रहा है इस काम के लिए। दैट इज़ ऑल। अदरवाइज कनाडा एंड इंडिया की तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं इन द पास्ट, एंड देयर इज़ नो रीज़न कि ये बात हो। इट इज़ सोली द सेल्फिश मोटिव ऑन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो, जो चाहता है कि सिखों को जोड़ो चाहे जो मर्जी हो। दैट इज़ हिज एटीट्यूड। तो लगातार जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उनकी सरकार है, वो भारत पे एलिगेशन लगाते हैं कि ये वहाँ माहौल ख़राब करते हैं, इंडियन एजेंट्स के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, हालांकि उन्होंने बोला भी कि एविडेंस नहीं है ज़्यादा। There is no evidence, सब कुछ एविडेंस ही नहीं। एवरीवन इज सेइंग कि एविडेंस तो है नहीं, तो इस्तेमाल किया किस? डज द प्राइम मिनिस्टर मेक सच स्टेटमेंट? इसने स्टेटमेंट किया पार्लियामेंट में, द इनिशियल स्टेटमेंट। नॉर्मली इट गोज एट डिफरेंट लेवल, बट ये फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू से दिस इज टू ट्राई एंड ब्रिंग द सिख पॉलिटी जो वहाँ है, जो एक्टिव है, इन टू हिज फोल्ड, जो इलेक्शन आ रही है, ताकि उनके साथ आके जुड़ें।
कैप्टन साहब, मुझे याद है जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी जस्टिन ट्रूडो आए थे, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सज्जन है तब भी आए थे, आपने मुलाकात नहीं की थी। क्या आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है? तो हो ही रहा था, एवरीबॉडी न्यू क्या हो रहा था कनाडा में। पिछली इलेक्शन तो हो चुकी थी जब ट्रूडो बना है। कैसे बना है? इसने वो सबको जोड़ा हुआ है खालिस्तानियों को, और उनसे इस्तेमाल करवाते हैं, गुरुद्वारों में जाके बोलते हैं नॉन एब्सोल्युटली समथिंग विच इज टोटली रॉन्ग। लेकिन उसको तो वो जानता था कि हिंदुस्तान के साथ बिगड़ेगा काम, लेकिन उसको ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स को मजबूत करना चाह रहा था। लेकिन अब रिवाइव, क्योंकि इंडिया कनाडा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं, ट्रैवलर्स जाते हैं, लेकिन जिस तरह ये एस्केलेशन हुआ है, डी एस्केलेशन किस तरह होगा? क्योंकि ट्रूडो तो प्राइम मिनिस्टर हैं। वेल दैट इज़ नाउ, मैं नहीं इस पर कमेंट कर सकता। इट इज़ एट द गवर्नमेंट लेवल, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन जो करना चाहेंगे। लेकिन पीएम साहब ने जो किया है ठीक किया है। अगर ऐसे ट्रूडो करता है और अपने लोगों को डिसमिस करने की कोशिश करता है और ऐसे चार्जेस बनाते हैं, बेसलेस चार्जेस, जिस चार्ज में ये भी नहीं कह सकते उन्होंने कोई एविडेंस भी हमारे एम्बेसी या गवर्नमेंट को नहीं दे सके, तो दैट मीन द मैन इज़ प्लेइंग गेम्स, पॉलिटिकल गेम्स खेल रहा है। तो इसको द प्राइम मिनिस्टर टुक अ टफ स्टेप, गुड थिंग। अब देखेंगे क्या क्या होता है। सर, अभी क्योंकि हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था भारत कनाडा से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि लगातार वो थ्रेट में थे खालिस्तानी एलिमेंट्स से, तो वहाँ पे ऐसा माहौल है। अपने इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा है। आई हैव नॉट हर्ड हिज स्टेटमेंट, बट अगर वो कहते हैं तो सही बात होगी। दे मे बी अंडर थ्रेट फ्रॉम द खालिस्तानीज, हो सकता है। मैं कैन नहीं कमेंट, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, मैं कमेंट नहीं कर सकता उनमें से। सर, एक क्योंकि आप लगातार इतनी देर पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में भी थे, एक स्टबल बर्निंग का एक इशू है, एयर पोल्यूशन का हमने देखा, और सेंटर लगातार पंजाब को ब्लेम करता है कि पंजाब गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, और पंजाब कहता है, जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, दैट इज़ सेइंग कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पंजाब को और पंजाब के फार्मर को डिफेम करना चाहता है। अरे ये तो भगवंत मान को तो मालूम ही नहीं कि क्या बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये इशू इज़ एन ओल्ड इशू। अगर आप किसानों को कुछ कॉम्पनसेशन नहीं देंगे या कोई तरीका नहीं बताएंगे कि पैडी को कैसे उसका जो भूसा है उसको कैसे हैंडल करोगे, तो क्या करेगा फार्मर? व्हाट विल यू डू? अभी हर जो इसने ऑपरेशन करना है, फ़र्ज़ करो उसने कटा ली, उसके बाद एक ऑपरेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरे में जाके बीजेगा। डू यू नो हाउ मच इट कॉस्ट? इतनी कॉस्ट डीजल का कोई गरीब किसान जिसकी 2 एकड़ ज़मीन कर सकता है? सो देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन। सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इस आइदर कॉम्पनसेट करो MSP के ज़रिए, या कुछ तरीका निकालना पड़ेगा जिससे आप फार्मर को कुछ दे सकते हो कि भाई ये लो पैसे और ये करो। लेकिन ये कहो कि ये करो नहीं, हम इसको बंदूक उसकी ले लेंगे या कुछ ले लेंगे, ये क्या तरीका है? तो आज तो फार्मर्स का इशू था, आज आप खन्ना मंडी में हिट किया आपने जाकर, और हमने भी देखा कि प्रोक्योरमेंट और खास करके लिफ्टिंग जो है वो बहुत बड़ा इशू है कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है, और पूरी जो मंडीज़ हैं वो फ्लडेड हैं पैडी से, पैडी पैंग्स हैं पंजाब में। तो ये तो बात है। दिस व्हाई इज़ द गवर्नमेंट डू एनीथिंग? जब हमारी एक बार बड़ी परचेज सेंटर्स जो हमने खोले थे, वी हैड टू ओपन दम बिकॉज जो मेन सेंटर FCI ने दिए थे वो भर गए थे। तो हमने किसानों से खेत लेके उनको पेमेंट करके उनके थड़े बना दिए थे टू स्टोर। व्हाई डिवाइडेड दिस गवर्नमेंट डू इट? अगर शॉर्टेज ऑफ स्पेस है। और दूसरी बातें जो हैं, एवरी चीफ मिनिस्टर, मैं तो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का रहा हूँ, लेकिन उधर हमारे प्राइम मिनिस्टर दो प्राइम मिनिस्टर रहे बीजेपी जिनके साथ मेरा संपर्क रखा। पहले था तो वाजपेयी जी, जब मेरी प्रॉब्लम होती थी ऐसी मैं जाता था, वो यूज्ड टू सॉर्ट इट आउट। सेकंड टाइम अपने मोदी जी मेरे पहले टर्म में उधर उनके पास जाते थे, वो सॉर्ट आउट कर देते थे। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जाता तो है नहीं, यहाँ पता नहीं क्या करता है, वॉलीबॉल खेलता है शाम को या पता नहीं क्या करता है। दिस इज़ व्हाट ही डज ऑल द टाइम। और उसको सीरियसनेस तो कोई लगती नहीं। कहते 10 बजे से पहले तो निकलता नहीं, और 6 बजे तक तो पता नहीं कहाँ रहता है।
पर उनके मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केंद्र सरकार जो बीजेपी की है वो बदला ले रही है पंजाब सरकार के किस किसानों बात से, पर बदला? कैसे? फार्मर एजिटेशन का बदला ले रही है। हाउ कैन द फार्मर एजिटेशन का बदला कैसे ले सकते? मैं था गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर, मैं जानता हूँ कैसे वो गड़बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे। मेरे फार्मर कहते थे कि हम धरना करने में कि जाओ धरना करो, आपका राइट है। क्या दो तरीके होते हैं, या तो बंदूक उठाओ या धरना करो। डेमोक्रेसी में बंदूक नहीं उठती, धरना होता है। तो अदरवाइज प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकोगे, फिर उनकी आवाज़ कैसे निकलेगी? चलिए आप अब इलेक्टोरल बात कर लें बीजेपी की कि आप बीजेपी में ज्वाइन किया, लेकिन लोकसभा में हमने देखा एफर्ट्स काफ़ी किए, लेकिन बीजेपी को कोई सीट पंजाब में नहीं आई, चाहे देश में तीसरी बार सरकार बनी। तो एज अ वेटरन लीडर आप किस तरह देखते हैं बीजेपी के हालात जो पंजाब में तो हो जाती हैं। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। लुक, जिस हमारी जब एक बार अकाली दल के 12 सीटें आई, कांग्रेस की एक आई। एक बार कांग्रेस की 13 आई, जब मैं था मेरी 12 आई और एक त्रिलोचन सिंह तो एक अकाली जीता। तो ये अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं पॉलिटिक्स में, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, अब अकाली दल में डिफरेंसेस हो गई, कांग्रेस पार्टी से लोग हम सब छोड़ के आ गए, तो ये बातें होती रहती हैं। सो न्यू अलाइनमेंट्स कम टाइम लगता है, लोग समझते हैं कि पार्टी की क्या पॉलिसी है, ऐसे टाइम लग जाता है। तो ओल्ड एक अलाइनमेंट थी, अकाली दल बीजेपी अलायंस था, आपको लगता है अब ज़रूरत है, नीड आ रहा है? क्योंकि अकाली दल भी मैंने तो कहा था, मैंने तो अकाली दल को कहा था बिफोर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन कि आप हमारे से अंडरस्टैंडिंग करो, एंड अकाली दल नहीं माना। अदरवाइज हम तो तैयार थे। तो फ्यूचर में डोर्स ओपन हैं अकाली दल के लिए बीजेपी की तरफ से? वेल, हर टाइम्स में चेंजेस आ जाती हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। अगर लीडरशिप दिल्ली में चाहेगा कि हम अंडरस्टैंडिंग करें एंड अकाली दल तैयार हो इसके लिए, अकाली दल तो तैयार ही होगा। तो टूट तो गए, रह कितना गया अकाली दल। सो इनको जब बात होगी तो लेट अस सी एट दैट सिचुएशन। हाँ, सो ये थे पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ये सब कर रहे हैं, जो भारत और कनाडा के रिलेशन खराब हुए हैं, और इंडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक।